रिकॉर्डिंग तो ऑन हो गई। अरे सो ये वो स्टेप्स थे जो हमने कल डिस्कस, ये 6 पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे। जो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो रिलेवेंट कंटेंट फॉर एवरी कीवर्ड, इसमें मैंने कहा था कि आप डेडिकेटेड पेज रखो हर कीवर्ड के लिए, ठीक है। हाउ मच ट्रैफिक यू हैव ऑन वेबसाइट, मतलब हमें ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा चाहिए अगर हम पर्टिकुलर पेज को रैंक कराना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और, वेबसाइट रैंक नहीं होती है, पेजेस रैंक होते हैं। वेबसाइट रैंक नहीं करती है ब्राउजर मतलब सर्च इंजन पे, इंडिविजुअल पेजेस रैंक करते हैं, ठीक है। सो किस पेज पे कितना ट्रैफिक है, पेज पे ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक ओवरऑल वेबसाइट का तो होता ही है, लेकिन पर्टिकुलर पेज पे आता है ना ट्रैफिक। तो पर्टिकुलर पेज पे कितना ट्रैफिक है उस पे डिपेंड करेगा कि वो पेज कितना अच्छा रैंक करता है, अलॉन्ग विद फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट था एवरेज टाइम स्पेंट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। ओवरऑल वेबसाइट का तो है ही, लेकिन उस पर्टिकुलर पेज पे टाइम स्पेंड कितना है उस पे डिपेंड करेगा वो पेज कितना अच्छा रैंक करेगा या रैंक करेगा भी कि नहीं, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट, आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज अगर किसी भी पोजीशन पे रैंक हो रहा है तो वहां से अगर क्लिक होता है फ्रीक्वेंटली, व्हेन आई से फ्रीक्वेंटली क्लिक, इसका मतलब ये नहीं आप ही क्लिक करते जाओ दिन में 100 बार। इसका मतलब यह है अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग लोग अगर उसे रोज क्लिक कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली क्लिक कर रहे हैं, तो उसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। सर इन दैट केस हम एक एक पेजेस के अलग से ऐड कैंपेन चला सकते हैं ना। कैंपेन की बात कहां हो रही है, ऐड तो है ही नहीं है। हम ऐड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हम तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। सो यहां पे अगर, अच्छा रिवर्स भी है, अगर उस पोजीशन से आपका क्लिक ही नहीं हो रहा पेज तो रैंकिंग डाउन भी जाएगी। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है ये सर्च इंजन। अब पहले वाला टाइम नहीं रहा कि जी जो एक रैंकिंग आपने अचीव कर ली वो मेंटेन रहेगी, ऐसा नहीं होगा। अब आपको आपका एआई इंप्लीमेंटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सीखता है सर्च इंजन कि वेबसाइट को किस पोजीशन पे रखना है। गूगल के रोबोट्स खुद सीखते हैं थ्रू डेटा कि भाई इस पे क्लिक्स नहीं आ रहे, इसे नीचे करो। तो सीटीआर आपका इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। अगर सीटीआर इंप्रूव नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग डाउन होती जाएगी। एंड देन बाउंस रेट, इसमें मैंने ये बताया था कि अगर वेबसाइट पे जाते ही कोई बाहर निकल जाता है या जिस पेज से एंटर करता है उसी पेज से बाहर निकल जाता है, भले ही टाइम स्पेंड करे वहां पे, तो वो बाउंस है। हाँ, वो बाउंस है। और जितना ज्यादा बाउंस रेट होगा, बाउंस रेट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बाउंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर्स इनटू 100, टोटल नंबर ऑफ विजिट्स से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100, ये बाउंस रेट निकल आएगा आपका। बाउंस रेट आपका 40% तक रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। सो बाउंस रेट कंट्रोल में रखना है आपको। एक सेकंड,
एंड देन साइट स्पीड। साइट स्पीड डायरेक्टली कोई फैक्टर नहीं है, बट ये बाउंस रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अगर आपकी साइट बहुत देर तक नहीं खुल रही तो इरिटेट होके यूजर बाउंस हो जाएगा, बैक कर देगा, ब्राउजर का बैक बटन प्रेस कर देगा। ठीक है, सो स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे, जो रिव्यू किया आज हमने। अब हम आते हैं कि भाई एसईओ करते कैसे हैं, इन पॉइंट्स को इंप्रूव कैसे करेंगे। इन पॉइंट्स में दो चीजें हैं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एक, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, आपकी साइट पे ट्रैफिक होना चाहिए। ये दो चीजें अगर हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, अब ट्रैफिक कहां से आएगा और साइट को रेलेवेंट कैसे प्रूव करोगे, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें, उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज यानी कि पेज पे जो भी आप काम करते हो, अपने पेज पे, वेबसाइट के पेज पे जो भी काम आप करते हो, वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। ठीक है, यानी कि पेज की रेलेवेंस को इंप्रूव करने के लिए जो भी आप काम करते हो वो ऑन पेज एसईओ कहलाता है। आज से हम जो भी काम करेंगे वो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। जो नहीं करेगा बाद में मुझे मत कहना हमें तो आया ही नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली। उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए जो पहले से यहां पे कर रहे हैं कोर्स। जो नए आए हैं उनको मैं नहीं कह रहा, जो पहले से कर रहे हैं उनको वेबसाइट उनकी होनी चाहिए। अब तक जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। सो ऑन पेज एसईओ से आपकी वेबसाइट की रेलेवेंस इंप्रूव होगी, रेलेवेंस। और दूसरा आपकी, अच्छा इसमें एक चीज और है, ऐड कर देते हैं हम, एक 7th पॉइंट, फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट और वेबसाइट। वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का इफेक्ट भी आपके पेजेस की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, यह भी याद रखना आप। सो वेबसाइट कितनी फ्रेश रहती है इस पे भी इंपैक्ट पड़ता है आपके पेजेस पे, और ओवरऑल रैंकिंग पे भी, और पेजेस की रैंकिंग पे भी। अब ये फ्रेशनेस का क्या मतलब है? फ्रेशनेस ऑफ कंटेंट क्या है? मतलब कुछ एडिशंस हर वगैरह नया कुछ, हाँ, नई नई चीजें आपको डालनी है इसके अंदर। चीजें मतलब कंटेंट, फ्रीक्वेंटली आपको कंटेंट डालते रहना है इस पे। इसीलिए हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन जरूर रखते हैं, ताकि ब्लॉग, देखो बाकी साइट तो स्टैटिक ही रहनी है, उसमें क्या ऐड करोगे आप? अनटिल अनलेस इट इज ई कॉमर्स वेबसाइट, नए नए प्रोडक्ट ऐड होते रहेंगे। वो भी हमेशा जब आएगा प्रोडक्ट तभी तो ऐड होगा, है ना। लेकिन ब्लॉग ऐसा सेक्शन है जिसमें आप जब मर्जी अपडेशन कर सकते हो, जब मर्जी फ्रेश कंटेंट डाल सकते हो। सो फ्रेश होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, यानी कि कोशिश करो रोज कुछ ना कुछ आपकी वेबसाइट पे जाए। रोज, अगर कंपटीशन बहुत हाई है और अगर आपको लगता है कंपटीशन कम है, तो आप हफ्ते में 2 बार भी वेबसाइट पे कंटेंट डाल सकते हो, और ज्यादा ही कम है तो एक बार में भी काम चल जाएगा, हफ्ते में 1 बार। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट ही मैंने, मतलब वो पॉइंट नहीं बनाया लेकिन हेडिंग बनाई सबसे ऊपर, कंटेंट इज द किंग।
बिना कंटेंट के एसईओ नहीं हो सकता, और बिना कंटेंट के डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी पार्ट आप एक इंच क्या एक पिक्सल भी मूव नहीं कर सकते। पिक्सल एक छोटा सा पॉइंट होता है स्क्रीन पे, ठीक है। रेजोल्यूशन स्क्रीन का कितना होता है, नॉर्मल रेजोल्यूशन कितना होता है 1370 बाई 720, ऐसे होता है रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, डॉट्स पर इंच है ना, पर इंच डॉट्स हॉरिजॉन्टली 1370 है और वर्टिकली 720 ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। और अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगवाया हुआ है तो ये रेजोल्यूशन 1600 तक पहुंच जाता है, 1800 भी हो जाता है। ग्राफिक कार्ड क्या है? ग्राफिक कार्ड मतलब ग्राफिक्स को एनहेंस करते हैं, वो अलग से प्रोसेसर होता है जो सिर्फ ग्राफिक्स को हैंडल करता है। अभी हमारा एक ही प्रोसेसर सारी चीजों को हैंडल कर रहा है, तो ग्राफिक्स का जितना काम होगा, मोशंस का, मूवमेंट्स का, एनिमेशंस का, वो सारा एक अलग प्रोसेसर हैंडल करेगा जिसे हम एजीपी कार्ड कहते हैं, एक्सेलरेटेड ग्राफिक कार्ड, ठीक है। तो उसकी अलग कॉस्ट होती है, जो लैपटॉप जिन लैपटॉप में लगा हुआ आता है उसमें कॉस्ट इसकी इंक्लूडेड होती है। उसे गेमिंग लैपटॉप भी कह देते हैं आजकल। हाँ, वो भी लग जाता है। सही, आपका गेमिंग लैपटॉप है ना? ये वाला गेमिंग लैपटॉप? नहीं, ये गेमिंग नहीं है। गेमिंग आता है ज्यादातर आसूस का, और कॉस्ट भी उसकी मेरे ख्याल से 70 के आसपास। सर हम लोगों के काम के लिए किस टाइप, हमारा जो काम रहेगा उसमें किस टाइप का सही रहता है लैपटॉप? देखो, सही रहता है कि तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है वो सही है। डिजाइनिंग का काम ज्यादा है तो ग्राफिक्स लीजिए, है ना। अगर आपका काम ही एनिमेशन और वीडियो रेंडरिंग का है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, ग्राफिक्स, फिर आपको ग्राफिक वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए, गेमिंग वाला, ठीक है। लेकिन हम लोगों का काम इसमें चल जाता है। हमें इतनी, अगर आपको प्रोफेशन बनाना है वीडियो एडिटिंग को तब तो लेना पड़ेगा, फिर तो आप कैमटेशिया में भी काम नहीं करोगे, फिर आप किसी अच्छे बहुत हाई एंड पावरफुल वीडियो एडिटर में काम करोगे, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो या एफसीपी। तो खैर विंडो पे चलता नहीं है, वो तो बना ही मैक के लिए, मैक का अपना है वो, एप्पल का, ठीक है। एफसीपी से बड़ा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आज की डेट में वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। फाइनल कट प्रो की फुल फॉर्म है। खैर अभी हम एसईओ की बात कर रहे हैं, लेकिन एसईओ में ये सारे कंटेंट भी एसईओ में काम आते हैं। यस, कोई कुछ कह रहा था ऑनलाइन, कोई कुछ कह रहा था भाई? ओके, सो ऑन पेज एसईओ में हम पेज पे काम करेंगे, कंटेंट पे, ठीक है। दूसरा होता है फिर ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब ट्रैफिक लाने का काम। कहां से लाओगे ट्रैफिक? जब तक रैंक नहीं कर रहा सर्च से तो आएगा नहीं, है ना। सर्च से तो नहीं आएगा ना, सर्च इंजन से तो नहीं आएगा अभी आपका ट्रैफिक, वो तो जब रैंक करने लगेगा तब आएगा। अभी कहां से लाओगे ट्रैफिक आप? कोई सर्च करेगा तो नहीं आएगा ट्रैफिक। अभी कहां से, रैंक ही नहीं कर रही, दोस्तों को रेफर करेगा, कहीं तो रैंक कर रही होगी वेबसाइट, अगर उससे नहीं, कहीं इतनी दूर कोई जाएगा नहीं ना। नहीं, मतलब सर्च करेगा तो उससे रिलेटेड अगर रिलेवेंट मेरे वेबसाइट पे होगा तो आ ही जाएगा। नहीं सर, रेलेवेंस प्रूव होने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, ये नहीं कि आज हमने कुछ डाला और कल से रैंक करने लगी। नहीं, जैसे आज मैंने कोई वेबसाइट बनाई, वो मतलब मान के चलिए आपकी ई कॉमर्स से रिलेटेड है, हाँ। उसमें सारी चीजें मैंने डाल दी, हाँ। आपको स्पाइसेस वगैरह डाल दी, आपको स्पाइसेस सर्च करेगा तो नो डाउट पहले और जो रैंक की हुई है वो ऊपर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी आएगी तो मेरी भी कंपटीशन बहुत हाई है ई कॉमर्स में। स्पाइसेस अगर आप डालोगे
तो एक वेबसाइट थोड़ी स्पाइसेस की लाखों वेबसाइट्स हैं, है ना। उसमें आप कहां रैंक कर रहे हो? इनिशियल स्टेज पे तो आप कहीं भी नहीं, मेरा जो स्लग है, जो मेरा मैंने डाला हुआ है, अगर वो इफेक्टिव कहीं पर आता है तो सर ये मैं आपको बताता हूं, कंपटीशन इतना हाई है, जो हम कर रहे हैं वो दूसरा भी तो कर ही रहा है ना, उसने भी किया हुआ है ना। ये एक रेस है, SEO इज अ रेस इन विच फर्स्ट यू हैव टू क्वालिफाई। ये जितनी भी बातें हम करते हैं ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये हमें सिर्फ क्वालिफाई कराता है विंडो दे रही है कि आप आ गए हो, कि आप क्वालिफाई हो गए रेस में भागने के लिए। अभी जितने भी पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशली ऑन पेज SEO के, वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करेगा SEO की रेस में भागने के लिए। ऐसा नहीं कि बस हमने कर दिया तो हो गया। इतना ही आसान होता तो हर वेबसाइट रैंक कर जाती। ठीक है। सो SEO एक रेस है जिसमें जीतना, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, हमारे मम्मी पापा के जमाने में गवर्नमेंट जॉब के लिए घर से लेके जाते थे, भाई आ जाओ हाथ जोड़ के कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, जाता नहीं था कोई। अब मिलती नहीं है, कंपटीशन लड़ते हैं लोग, 4-4 साल निकाल देते हैं, नहीं लगती, है ना। तो ये कंपटीशन है, रेस। जब रेस में कंपटीशन टफ होता जाता है तो आपको एफर्ट्स भी उतने ज्यादा करने पड़ते हैं, और मतलब हर कोई नहीं जीत पाता, है ना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर हम ये कर रहे हैं, दूसरे भी तो कर रहे होंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल कर रहे होंगे। अब ये तो कंपटीशन है, रेस है, कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है। और आपसे रेस में और जो पहले ऑलरेडी आगे खड़े हैं उनको भी पीछे करना है आपने, है ना। भाई आपने आज नई वेबसाइट बनाई और जो पहले से रैंक कर रहे हैं उनको तो पीछे करना है ना, तो आपको कितने एफर्ट्स करने पड़ेंगे सोचो। सर एक एफर्ट ही हो सकता है कि एफर्ट्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा, उसको छोड़ दो। जैसे लाखों हजारों वेबसाइट होगी जैसे हाँ। e-commerce की, हायर साइट पे हम ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट पेज से सेकंड पेज जाते हैं, इसके आगे तो जाते ही बिल्कुल नहीं जाते। ठीक है ना। अब 2 पेजेस की अगर मैं बात करूं तो कल आप बता हाँ, रहे थे तो मैं बता रहा हूं कि 20 लोकेशन, 20 पोजीशंस हो गई, 10 अगर माने तो आपको टॉप 20 में आना है लाखों में से। अब कंपटीशन सोच लो कितना टफ है, लाखों वेबसाइट्स में से टॉप 20 पे आना है आपको। तो अब जिनके लिए पूरी टीम वर्क कर रही है उनको कैसे बीट किया जाएगा सर? इंडिविजुअली तो मुझे नहीं लगता कैसे। सर जो टीम काम करती है ना, वो एक वेबसाइट पे नहीं करती काम। जो टीम रखते हैं वो फिर काम ही यही करते हैं, एजेंसी होती है उनकी, वो एक वेबसाइट पे नहीं काम कर रहे होते, वो 50, 60, 100 वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं। जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो उन्होंने तो अपनी टीम में रख रखी होगी पूरे हायर करके। हाँ, तो बिग प्लेयर्स कौन हो गए? मैं समझता हूँ AGO, नहीं, हम किसी भी फील्ड में जाएं, हाँ। ऊपर का फर्स्ट पेज तो कहीं ना कहीं वही बैठे होंगे लेकर के। हाँ बिल्कुल बैठे होंगे, है ना। तो हम ये थोड़ी मान के चल लेंगे कि उनको बीट नहीं कर सकते, हमेशा नहीं बैठे रहेंगे भाई, कोई दूसरा बीट करके आएगा तभी, है ना। हम भी बीट कर सकते हैं उन्हें, और नहीं भी कर सकते तो उनसे नीचे तो आ सकते हैं एटलीस्ट। जो कम पावरफुल है उन्हें तो बीट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे ऑफ पेज SEO जो है वो है मेन एफर्ट्स। कौन ज्यादा ट्रैफिक ला सकता है अपनी वेबसाइट पे, और ट्रैफिक कैसे आएगा? ट्रैफिक आएगा रेफरेंसेस से। और रेफरेंसेस कैसे मिलेंगी? जब किसी और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपकी वेबसाइट का लिंक है, और वो वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे ट्रैफिक बहुत है, और वो लिंक इस तरह से आपने डाला है कि यूजर को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, और यूजर को कहा है कि और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आ जाओ हमारी वेबसाइट पे। ट्रैफिक लाना सबसे बड़ा काम है। सो ऑफ पेज SEO इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैकलिंक्स। बैकलिंक मतलब दूसरों की वेबसाइट पे जाके ऐसा लिंक डालना
जिसकी इंपॉर्टेंस हो, जो लोग क्लिक भी करें, है ना, क्लिक भी करें। अब बैकलिंक के दो पर्पस हैं, ऑफ पेज एसईओ के दो पर्पस हैं। इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग योर वेबसाइट, गूगल देखता है किसके ज्यादा बैकलिंक्स हैं और कितने क्वालिटी बैकलिंक्स हैं। अब ज्यादा तो सबको समझ में आ गया, नंबर ऑफ बैकलिंक्स। अगर आपके 1000 कॉम्पिटिटर हैं तो उन 1000 में से किसके ज्यादा बैकलिंक्स हैं नंबर में। बैकलिंक मतलब दूसरी साइट्स पे जहां उसका प्रमोशन हो रहा है वहां से आपकी साइट पर आना। यस, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके 50,000 बैकलिंक हो और हाईएस्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो 50,000 वेबसाइट पे होंगे। हो सकता है कि 1000 वेबसाइट से 50,000 बैकलिंक आ रहे हो, वो वैलिड है। बैकिंग क्रिएट कैसे प्रमोशन भाई ये एक दिन में थोड़ी सब कुछ तुम सीख जाओगे, कैसे होंगे वो तो देखेंगे ना। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो पहले ऑन पेज करेंगे, है ना। सो अभी मैं बता रहा हूं होना क्या है, कैसे होना है वो तो देख ही लेंगे, है ना। कल को आप पूछोगे सर ये क्यों कर रहे हो, तो पता तो होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, तभी तो कैसे कर रहे हैं समझ में आएगा, ठीक है। सो ऑफ पेज एसईओ में आप बैकलिंक्स जनरेट करते हो, गूगल देखता है किसके कितने बैकलिंक्स हैं और क्वालिटी क्या है उनकी। क्वालिटी का क्या मतलब है, बाउंस रेट तो नहीं बढ़ के, क्वालिटी का मतलब है जिस वेबसाइट से आपने लिंक जनरेट किया है उसकी अपनी रैंकिंग क्या है ना। हर वेबसाइट की एक रैंकिंग होती है जिसे डोमेन रैंकिंग कहते हैं, डीआर। और हर पेज की भी रैंकिंग होती है जिसे पीआर कहते हैं, पीआर। और ये दोनों अगर हाई पीआर डीआर वेबसाइट से आ रहे हैं आपके लिंक, तो आपकी वेबसाइट के लिंक्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। सेकंड, रेलेवेंट वेबसाइट से आने चाहिए लिंक। ये नहीं है कि कोई वेबसाइट बहुत पॉपुलर है और आपके कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है उसका, आपने वहां से बैकलिंक जनरेट कर दिया, नहीं। लेकिन ऐसा प्रमोशन तो मतलब जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे अगर मेरी चलती हुई वेबसाइट है तो कोई ई कॉमर्स वाला भी प्रमोट कर देता है रियल एस्टेट के पॉपअप डाल करके, तो लिंक्स तो मेरी वेबसाइट से जनरेट हो रहा है उसके बाद, जबकि रिलेटेड कुछ नहीं है उसके बिजनेस से मेरा। नहीं, वो हम जो लिंक की बात कर रहे हैं वो आप आगे क्लियर हो जाएगा। हमें रेलेवेंट वेबसाइट से लिंक जनरेट करने हैं, ठीक है। देखो जब हम प्रमोशन वर्ड करते हैं यूज, वो पेड लिंक्स होते हैं, अच्छा उसकी इसमें कोई काउंट नहीं, वो पेड लिंक्स यहां पे एटलीस्ट गूगल के तो काउंट नहीं होंगे, मतलब यहाँ उसका कोई मतलब सोशल मीडिया के काउंट हो जाएंगे, ठीक है। सो रेफरेंसेस जनरेट करनी है, जितनी ज्यादा रेफरेंसेस उतनी आपकी पॉपुलैरिटी। सो दो काम होंगे, एक गूगल को लगेगा आपकी साइट पॉपुलर है, रेलेवेंस प्लस पॉपुलैरिटी देखता है गूगल रैंक करने के लिए, पॉपुलर है रेलेवेंट भी है तो रैंक कर देगा। ट्रैफिक लाने के लिए भी बैकलिंक यूज होता है। सो बैकलिंक का डबल पर्पस है, ट्रैफिक लाना और गूगल को बिलीव कराना कि आपकी वेबसाइट रेलेवेंट भी है साथ साथ पॉपुलर भी है। मैं अगर पॉपुलर होना चाहता हूं तो कैसे होऊंगा बताओ। सही इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, सही इंफॉर्मेशन जनरेट करना पहला स्टेप है, यानी कि कंटेंट इज द किंग। सेकंड स्टेप, फिर कैसे पॉपुलर होऊंगा। ये तो मैं तो कर रहा हूं अच्छा कंटेंट जनरेट, चलो, लेकिन पॉपुलर कैसे होऊंगा बताओ। कौन करेगा वायरल, ICTR कौन करेगा इसके वायरल। थ्रू अलग अलग अपने रेफरेंसेस से जहाँ रेफरेंसेस, मेरे रेफरेंसेस कौन है, आपके फ्रेंड्स, आपके स्टूडेंट, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, मेन स्टूडेंट्स। अगर मैं 100 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं और 100 स्टूडेंट्स आगे 10-10 स्टूडेंट्स को रेफरेंसेस जनरेट करें तो मेरी 1000 रेफरेंसेस जनरेट हो गई।
यस सर। अब वहाँ अच्छी इंफॉर्मेशन होगी तो 1000 से बढ़ेंगे जाएंगे। ठीक है। अब जब उन्हें उन 1000 लोगों को मैं अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा तो उन 1000 ने अगर 10-10 और रेफरेंसेस जनरेट कर दी तो 10,000 हो गए। 10,000 एडिशनल, मतलब ऐसे वायरल होता है। फिर उन 10,000 को अगर मैंने अच्छी इंफॉर्मेशन दे दी, उन्होंने 10-10 जनरेट किए तो 1,00,000 और हो गए। यस सर। ऐसे रेफरेंसेस रेप्लिकेट होती हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी भी नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी नेटवर्क के लिए। ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे काम करके ये जो MLM है वो चलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसी से सोशल मीडिया चलता है। सोशल मीडिया पे चीजें वायरल कैसे होती हैं? एक को अच्छी लगी, उसने 5 को शेयर कर दिया, 5 को और अच्छी लगी, उन्होंने और 5 को शेयर कर दिया, फिर और 5 को कर दिया, फिर 10 को कर दिया, फिर 15 को कर दिया। ऐसे ऐसे करते हुए कंटेंट वायरल हो जाता है। लेकिन वायरल हर कंटेंट तो नहीं होता ना, जिसमें कुछ बात होती है वही वायरल होता है। अपने आप से कौन शेयर करेगा? जिसे लगेगा अरे यार इसे तो शेयर करना चाहिए। और जब आप शेयर करते हो ना, जब कोई कंटेंट बहुत शेयर हो रहा है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम भी सोचता है ये कंटेंट, इसको और वायरल कराओ और ज्यादा अकाउंट्स में भेजो इस कंटेंट को। क्यों? क्योंकि फेसबुक का भी तो फायदा होगा ना उसमें। ठीक है। एंगेजमेंट बढ़ रही है उसके प्लेटफॉर्म पे उस कंटेंट की वजह से। पेज हम कंटेंट, पेज पे कंटेंट बनाते जो भी है, मतलब जो भी कंटेंट है। भी है। ठीक है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। सो ऑफ पेज एसईओ का काम है रेफरेंसेस जनरेट करना, बैकलिंक्स जनरेट करना, और उसके कई सारे प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ देम। ठीक है। सोशल मीडिया से काफी ट्रैफिक ला सकते हो आप अपनी वेबसाइट पे। ठीक है। और इनके बीच में कहीं ना कहीं एक टेक्निकल एसईओ होता है। टेक्निकल एसईओ मतलब टेक्निकली अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करना। जैसे मैंने ये वाला स्टेप लिखा था, पॉइंट लिखा था, साइट स्पीड। दिस इज टेक्निकल इश्यू, है ना। ये कोई अदर इश्यू नहीं है, मतलब कोई क्लैरिकल इश्यू नहीं है ये। इसको आपको टेक्निकली सही करना पड़ेगा। और भी कई चीजें हैं टेक्निकली हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपकी साइट सिक्योर्ड होनी चाहिए, SSL होना चाहिए आपकी साइट पे। जिस साइट पे SSL नहीं है वो साइट है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं वो वेबसाइट। SSL नहीं है। हाँ, क्योंकि वो खुलेगी नहीं। नहीं, खुल भी जाएगी तो डरेगा वहाँ नॉट सिक्योर नहीं, पहली बार में तो खुलेगी नहीं ना। अच्छा। वो नीचे मैसेज आएगा छोटा सा, प्रोसीड एनीवे, हाँ, उससे डर जाएगा, उसको कोई क्लिक नहीं करेगा, अनसेफ है ना। एक बार प्रोसीड कर गया फिर खुलती रहेगी, लेकिन करते नहीं है लोग। सो उसका होना ना होना बराबर है अगर SSL नहीं है। हालांकि उसको SSL ना होने प्रोसीड कर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके ऊपर। हाँ, इम्पैक्ट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार की वो सर्विस को लेने के लिए जागरूक करना है कि नहीं नहीं, उसका मतलब मैं बताता हूं क्या होता है। अनसिक्योर्ड क्यों दिखाता है? ऐसा नहीं है, रीजन नहीं है। जिसपे SSL नहीं लगा हुआ उस साइट की जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इंटरनेट लाइंस पे, वायर्स पे, वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, प्लेन टेक्स्ट में। अगर वो रीड कर ली किसी ने तो वो एज इट इज रीड कर लेगा हैक करके, है ना। और अगर SSL लगा हुआ है तो हर इंफॉर्मेशन एनक्रिप्ट होके जाती है, कोडेड फॉर्म में जाती है। मतलब वो साइट कभी भी हैक हो सकती है जो नॉट सिक्योर नहीं है। हैक तो सारी हो सकती है, लेकिन हैक होने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिली वो हर कोई रीड नहीं कर सकता, उसको भी क्रैक करना पड़ेगा। उस इंफॉर्मेशन को भी क्रैक करना पड़ेगा। जो होने को तो सब कुछ हो जाता है, वो तो है ना, बट
एटलीस्ट सिक्योर, आपने तो ताला लगाया हुआ है ना, कोई तोड़ दे वो बात अलग है। नॉट सिक्योर पे कोई बंदा आता है हाँ, मेरे आप house ये तो पे- ऐसे हो गया, आपने कहा ताला तो टूट ही जाता है जी, चोरी तो हो ही जाती है, फिर भी ताला क्यों लगाए हम घर में? अगर नॉट सिक्योर पे कोई अपना कोई डाटा शेयर करता है तो वो उसके मतलब कुछ वो नहीं है कि वो कभी भी वो लीक ही है एक तरीके से। हाँ, तो इसमें ये कहता है वो कि भाई आप जिस वेबसाइट पे जा रहे हो वो इतनी सिक्योर नहीं है कि आप उसमें अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोई शेयर कर सको, जैसे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या और कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप वहां पे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो वार्निंग देता है। ठीक है, एसएसएल लगने का मतलब है कि अब आपका वो कंटेंट पे ताला लगा हुआ एटलीस्ट, है ना। ये ऐसे हो गया जैसे आप घर खुला छोड़ के चले गए कि ताला लगा तब भी तो टूट ही जाना है, मत लगाओ, इससे अच्छा तो वो तो आप ओपनली इनवाइट कर ले, आओ चोरी करो। ठीक है, सो बिना एसएसएल के, यानी कि आपकी साइट अगर HTTPS पे नहीं खुल रही, HTTP पे खुल रही है, तो वो साइट रैंक नहीं करेगी। ठीक है, वो वैसे भी रैंक नहीं करेगी टेक्निकली, और ट्रैफिक भी नहीं आएगा ना उस पे। आप देखो कौन आएगा उस वेबसाइट पे, जो वार्निंग ही आ गई बाउंस हो जाएगा। ठीक है, सो बाउंस रेट बढ़ेगा, उससे ट्रैफिक कम होगा, अपने आप ही वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। और टेक्निकली गूगल के नॉर्म्स हैं या किसी भी सर्च इंजन के। अच्छा, एक चीज याद रखना, हम गूगल सर्च इंजन नहीं कर रहे हैं, गूगल ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो अपनी साइट पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई कर रहे हो वो हर सर्च इंजन के लिए एप्लीकेबल है, अलग से हर सर्च इंजन की आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी। ठीक है, कहते हैं इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, लेकिन ये होता है वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो। ठीक है, सो टेक्निकल एसईओ में ये दो चीजें तो मैंने आपको बताई थी, और भी कई चीजें होती हैं, जैसे इमेज कंप्रेस्ड होनी चाहिए, हैवी नहीं होनी चाहिए, है ना, ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए मतलब इमेज। इसके अलावा आपका यूआरएल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यूआरएल में कई लोगों का आप देखो क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा होता है .html या .php, इस तरह से लिखा हुआ आता है, वो नहीं आना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं लगा होना चाहिए। शॉर्ट यूआरएल नहीं, शॉर्ट यूआरएल नहीं। अब देखो अगर हम वेबसाइट खोलते हैं, हाँ वो फाइल का आगे नाम लिखा होता है। सो ये टेक्निकल इश्यूज की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी, हाँ एक बार दोबारा रिपीट कर दिए इसको, कौन सा हाँ। कैसे नहीं होना चाहिए? अभी बता रहा हूं। देखो सर्विसेज पे अगर हम जाते हैं तो आप यहां देखो पर यूआरएल क्या आ रहा है, services.html या services.php नहीं आ रहा, यहां पे सिर्फ सर्विसेज आ रहा है। यानी कि आपका जो यूआरएल का जो लास्ट पार्ट है, जो पेज का नाम है, पेज तो फाइल ही है ना, एक फाइल, हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, या तो PHP होगा या .NET होगा, है ना, या .CS होगा या .VB होगा, .java भी होता है, JSP सॉरी, और .html भी होता है। वो नहीं होना चाहिए। एक और वेबसाइट दिखाता हूं आपको, इसको कहते हैं क्लीन यूआरएल। तो ये तो जब भी कुछ क्रिएट करेंगे पीछे आएगा ही, तो ये आप हटाया कैसे आपने? वर्डप्रेस में क्रिएट करोगे तो नहीं आएगा, अच्छा, तो ठीक है ना, वर्डप्रेस हमारे आधे काम तो खुद ही कर देता है। अब मैं एक और वेबसाइट दिखाता हूं तुम्हें, अगर इस पे इन्होंने इंप्रूव नहीं किया होगा तो इसमें बहुत बड़ी कमी है ये। अगर हम यहां पे किसी भी एक पर्टिकुलर पेज पे जाते हैं, कोर्सेज में प्रोग्राम, अब यहां देखो .html आ रहा है आगे, यस सर।
ये ऐसे होना चाहिए था एक्चुअली, ऐसे। एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे होना चाहिए था। मुझे इंडिकेट कर रहा है HTML फाइल है आपकी। हाँ, मतलब देखो क्लीन यूआरएल जो होता है वो यूआरएल इटसेल्फ कीवर्ड बन जाता है ना। हाँ, HTML अगर डॉट एचटीएमएल लगा दोगे तो कीवर्ड नहीं रहा, है ना। हम क्यों यूआरएल में, कल भी मैंने कहा था कि जो आप सर आपने क्या बताया था, क्लास वो ऑफ हो गई थी? हाँ नहीं, वो मैंने रोक दिया था तभी जब क्लास ऑफ हुई थी। जी। ठीक है, जब क्लास ऑफ होती है उस टाइम मैं भी रुक जाता हूं। यहां पे मैं दो साइट्स का कंपैरिजन कर रहा था, एक ये मेरी वेबसाइट जहां पे ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन नहीं आ रहा है ना, और एक ये जिसमें एक्सटेंशन आ रहा था, हमने अभी डिलीट किया, यहां डॉट एचटीएमएल आ रहा था। ठीक है, अगर हम ये लास्ट वाला एक्सटेंशन हटा देते हैं तो उसे कहते हैं क्लीन यूआरएल, और आपके सारे यूआरएल्स क्लीन होने चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन लगते ही आपका जो लास्ट वाला जो एक तरह से वर्ड बन रहा है, यहां पे क्या लिखा है, पीजीडीएम आईबी करिकुलम। अब पीजीडीएम आईबी एक कीवर्ड हो गया, है ना। डॉट एचटीएमएल लगते ही वो खत्म हो गया वो कीवर्ड। ठीक है, सो एज पर नॉर्म्स ये टेक्निकल एसईओ में आता है, आपका ये एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। और भी कई सारे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसको हटाने का तरीका क्या है? हाँ, वो तरीके सब डिस्कस करेंगे, है ना। देखो हम एसईओ दो तरह से लेके चलेंगे, एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैसे एसईओ करते हैं, और दूसरा कोडिंग में उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। क्योंकि कल को आप कहीं जाके ये नहीं कह सकते कि मैं तो जी सिर्फ वर्डप्रेस की साइट के ही एसईओ करूंगा, है ना। तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग कैसे होगी इसकी। तो कुछ लेवल की कोडिंग मैं आपको सिखाऊंगा जो एसईओ में चाहिए आपको। ठीक है, और वो कोडिंग कुछ नहीं, सिंपल एचटीएमएल है। सो दीज आर द पॉइंट्स। अच्छा, एक और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मंडे से हम टोटली प्रैक्टिकल मोड में आ जाएंगे। 3 मंडे, आज कल और परसों 3 दिन है भाई, अपनी वेबसाइट अरेंज कर लो। ठीक है, और जो बिल्कुल नए आए हैं, जिन्हें अभी वेबसाइट बनाने का टाइम नहीं मिला अभी अपनी, तो उनको मैं एक वेबसाइट दे दूंगा। मेरे देने की भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, वेबसाइट का डीए कैसे इंक्रीज होता है? वेबसाइट का डीए, डोमेन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी पता है, अच्छा पॉइंट तुमने याद दिलाया। एक तो होती है रैंकिंग, एक होती है ऑथोरिटी। उसको कैसे इंक्रीज करते ऑथोरिटी किसे कहते हैं बताओ? कौन कौन उसको खोल सकता है? नहीं नहीं, वो नहीं। ऑथोरिटी यहाँ पे एक्सेस नहीं है उसका मतलब ऑथोरिटी।
किसी कोई राइट्स हैं किसी तरीके या के कोई गया अथॉरिटी होती है पावर। पावर राइट्स वगैरह 100 पावर। आप कितने पावरफुल हो, कितने लोग आपकी बात सुनते हैं, अथॉरिटी। ठीक है। बैकलिंक बनाने से या कंटेंट? अथॉरिटी बनती है पॉपुलैरिटी से। आपकी बात कोई क्यों सुनेगा अगर आप पॉपुलर हैं, है ना। आज मोदी जी कहते हैं थाली ताली बजाओ, सब बजाते हैं ना, इसे कहते हैं अथॉरिटी, है ना। और ये राहुल गांधी कहता थाली ताली बजाओ, कहता अबे पप्पू है ये। सेंटेंस सेम, कहनी एक ही बात है, चरित्र होना नहीं, उसकी बात को सीरियसली बोले, है ना। तो वही अथॉरिटी है ना। अथॉरिटी कहां से आती है? अथॉरिटी कंटेंट से, है ना। और कुछ होता है कि कुछ लोग आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं तो आपकी वैसी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। मीडिया ने उसको पप्पू बना दिया। अच्छी बात भी कह रहा हो तो हाँ, अच्छी बात भी कह रहा हो तो सुनता नहीं है कोई, है ना। और उसके जो पूरे सेंटेंस होते हैं उसमें से छोटे से क्लिप को कट करके न्यूज वाले इतना दिखाते हैं कि उसे उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है और उसे और पप्पू बना देते हैं। तो ये मीडिया का काम है नहीं, वो पढ़ा लिखा इंसान है। 1 लीटर आलू दे रहा था, हैं? आलू लीटर में दे रहा था। वो सिर्फ एक टंग स्लिप हुई थी, स्लिप हो गई आधे सेकंड के लिए उसने करेक्ट कर दिया था। अब देखो ये इम्पैक्ट हो गया ना, ये क्या होता है ना। क्यों? पढ़ा लिखा है लेकिन क्या है ना कि यहाँ की नहीं सर, हम लोग पढ़े लिखे होके इन चीजों को नहीं समझते बात का उसमें कि ये, हम लोग नहीं समझते कि ये मीडिया का पार्ट है, उसने किया हुआ ये उसका इमेज इसकी न्यूज मीडिया की क्रिएट की हुई है। ठीक है। न्यूज ऐसे मैनिपुलेट करती है चीजों को कि कुछ का कुछ मतलब निकल आता है और उसकी फिर इमेज ही वैसी बन जाती है। ठीक है। सो इट इज जस्ट अबाउट मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग इमेज, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। राहुल गांधी तो बार बार कर रहा है तो नहीं करता नहीं है बार बार, मीडिया कहता है वो कर रहा है, ऐसा करता नहीं है वो। कहीं कहीं ये भी होता है ना सर, ग्राउंड से जुड़ा ही नहीं है। अब जैसे आपका वो नारायण क्या नाम है उसका, प्रेम जी, वो जो लोग बचपन से उस ग्राउंड तक गए ही नहीं है तो उनको बेसिक नॉलेज कभी आ ही नहीं। हाँ हाँ। अब जो राजसी अंदाज राहुल गांधी, हाँ मतलब मोदी जी का, मैं ये नहीं कहता कि वो पप्पू तो नहीं है एटलीस्ट, हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती पॉलिटिक्स में घुसाया गया बंदा है। हाँ, वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, कोई इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल बिल्कुल असलियत ये है, बिल्कुल सही। उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं पॉलिटिक्स में। और जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी लेगेसी को संभालने के लिए जबरदस्ती हैंडल कर रहा है। तो खैर सर इसी को अथॉरिटी कहते हैं। मतलब अथॉरिटी की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? डोमेन अथॉरिटी का मतलब है आपका जो डोमेन है, आउट ऑफ 100 अथॉरिटी रैंक की जाती है ना, कि आपकी अथॉरिटी आउट ऑफ 100 कितनी है। गूगल ने एक ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है कि अगर किसी की अथॉरिटी अच्छी है, यानी अथॉरिटी आती है पॉपुलैरिटी से, तो आपका डोमेन जितना पॉपुलर होता जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी अलोंग विथ कंटेंट। पॉपुलैरिटी प्लस कंटेंट। अब देखो कंटेंट के बिना तो पॉपुलैरिटी भी नहीं बनती ना, अल्टीमेटली बात फिर वही निकल के आती है। आप सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते जाओ, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट से पॉपुलर हो गया, कंटेंट और रेफरेंसेस से, और रेफरेंसेस और कंटेंट दोनों चीजों से अगर आप पॉपुलर, आपकी वेबसाइट पॉपुलर होती चली जाएगी तो डोमेन अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। सो ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत सारे मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स है जो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे वर्ड डोमेन अथॉरिटी मतलब हमें मिल क्या रहा है? अथॉरिटी किस चीज की? अथॉरिटी मतलब पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी हो रही है। हाँ। मतलब आपके वेबसाइट पे कोई कंटेंट गया तो गूगल मान लेगा कि ये जेन्युइन है। अच्छा, ये अथॉरिटी है एक लेवल के बाद।
ठीक है, ये रेलेवेंट है, आंख बंद करके रेलेवेंट है, अरे इस पे आया होगा तो रेलेवेंट ही होगा। हाँ, जैसे सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज, लेकिन अगर न्यूज चैनल से आ जाती है हाँ, तो रिलेवेंट हो हाँ, जाती है, रेलेवेंट है। तो उसकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ी हुई है चैनल की। लेकिन सर दो वेबसाइट है, दोनों में जो डी है 36 है। भाई फिर वही बात आ गई, फिर तो रेस है ना ये, तो उस पर एक पर ट्रैफिक है लेकिन एक पर जीरो है ट्रैफिक, तो फिर रेस है ना, वो पीछे रह गया ना बिना ट्रैफिक वाला। तो उसका कंटेंट नहीं है, लेकिन दिए तो देखो जरूरी नहीं है कंटेंट, और कंटेंट अच्छा नहीं है तभी ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है उसने बैकलिंक अच्छे जनरेट ना किए हों, और ऐसा हो ही नहीं सकता बिना ट्रैफिक के अथॉरिटी बढ़ जाए, नहीं हो सकता ऐसा। ये तो एक क्वेश्चन ही वेग सा है कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा होता ही नहीं है। बिना ट्रैफिक के अथॉरिटी है, बिना ट्रैफिक बिना पॉपुलैरिटी के अथॉरिटी नहीं आती। 19-20 हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक्स लगा के आप कुछ ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन परमानेंटली नहीं। ठीक है, सो ये आपके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए, और प्रैक्टिकली हम ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। ऑन पेज एसईओ पेज पे होता है। सबसे पहले हम अपनी पेज के रेलेवेंस पे काम करेंगे, ठीक है, और रेलेवेंस के लिए कंटेंट पे काम करना जरूरी है। सो कंटेंट, अभी 10 मिनट हम कंटेंट पे भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। आपकी वेबसाइट के हर पेज का कंटेंट 600 वर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए। 600 वर्ड इज मिनिमम, यानी कि आप मार्जिन पे हैं, फेल होने की कगार पे हैं, है ना। एक होता है फेल होना, एक होता है जस्ट पास होना, एक होता है अच्छे नंबर से पास होना, एक होता है बहुत अच्छे नंबर से पास होना। तो मैक्सिमम लिमिट भी दोगे कुछ? मैक्सिमम 2500, और जो अच्छी मानी जाती है, जिसको आप बहुत अच्छा कहोगे, वो है 1500 वर्ड्स। अगर किसी पेज पे 1500 वर्ड्स हैं तो वो बहुत अच्छा कंटेंट माना जाता है, और 600 काम चलाऊ है मिनिमम। ठीक है, 600 पे आपने एक मिनिमम गाइडलाइंस फॉलो कर ली हैं। अब अगर रेस टफ है, कंपटीशन टफ है, तो मार्जिन पे पास होके थोड़ी काम चलेगा, है ना। एक होता है चलो यार पास हो जाते हैं, बस कहीं ना कहीं तो रैंक कर जाएंगे। एक होता है हमें अच्छी रैंक चाहिए। देखो क्लास में टॉपर बनना है तो पढ़ाई तो ज्यादा करनी पड़ती है ना, अच्छा लिखना भी पड़ता है एग्जाम में। तो ये एग्जाम है आपके लिए, आप जितना अच्छा लिखोगे उतने आपके अच्छा स्कोर आएगा, और स्कोर से रैंक बनता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मिनिमम में काम चला लो। सर ने तो 600 बोला था, हो गए 600। 1500 बेस्ट कंटेंट माना जाता है। 2500 से ऊपर ओवर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, सो 1500 से ऊपर जितना भी जाओगे आप, वो भी टुवर्ड्स डाउन जा रहे हो आप। सो मेरे लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, 2500 भली बोल दियो, लेकिन आइडियली मैक्सिमम लिमिट एंड द बेस्ट लिमिट इज 1500 वर्ड्स। इससे नीचे आप जितना जाओगे तब भी आप कंपटीशन में पीछे जा रहे हो। अभी ऐसी बात हो गई, टॉप पे आने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना। जरूरत से ज्यादा पढ़ोगे तो लिख के कुछ नहीं आओगे, ये पक्की बात है ना। कई होते हैं रात रात को पढ़ रहे हैं, फिर सुबह स्कूल में जाके भी जब तक बुक छीन ना ली जाए, बस अब टाइम हो गया, तब तक पढ़ते रहेंगे। और मार्क्स देखो, अबे इतना पढ़ता था, मार्क्स तो तेरे आए नहीं, है ना। सो लिमिट होती है हर चीज की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
एग्जाम के टाइम में इतनी मेहनत से पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। हाँ, कोई 2500 वर्ड में भी इफेक्टिव नहीं लिख पा रहा, किसी ने 1200 में बिल्कुल। इफेक्टिव लिख दिया, जिससे पर्पस पूरा हो रहा है उसका, तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सो ये तो भी वर्ड्स की बात। अब रेलेवेंसी तो होनी चाहिए। आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, जो आपका कीवर्ड है वो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको पूरा कंटेंट लिखना है। अब वो उस टॉपिक का जिक्र तो बार बार होगा ही ना उसके अंदर नेचुरली, तो वो कीवर्ड आपका रिपीट होना चाहिए आपके कंटेंट में बार बार। कितनी बार? 3%। 3%, यानी कि अगर 1000 वर्ड हैं तो 3% कितना हुआ? 30 कीवर्ड्स आ सकते हैं आपके कंटेंट में मैक्सिमम, इससे ऊपर मत जाओ। 5% इज डेडलाइन, बिलो वाली 2% इज द डेडलाइन। 2 से 5 के बीच में रहना है आपको। 3 इज बेस्ट, 3% पे रहो आप। मतलब 3% ये बताता है कि आपके कंटेंट में अगर आपका कीवर्ड 3% आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जेन्युइन है। इससे ऊपर आप करने लगे और 5 से ऊपर चले गए, इसका मतलब जबरदस्ती आप स्टफ कर रहे हो उसको, वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है ना। भाई आलू का पराठा बना रहे हो आप, उसमें अगर जरूरत से ज्यादा आलू भर दिया तो आलू खा रहे हो, पराठा का खा रहे हो, मतलब है ना? ये कंटेंट राइटर का डिफेक्ट है, वो इवन हम ही कर रहे हैं अपना। हाँ, अगर किसी से सर्विसेज लेते भी हो वो ऐसा कर रहा है तो इट मीन वो सही काम नहीं कर रहा। स्टफिंग नहीं करनी हमें, ओवर स्टफिंग नहीं करनी। मतलब मान के चलते हैं हम, गूगल मान के चलता है कि अगर 3%, 5% तक मैक्सिमम अगर कीवर्ड आ रहे हैं कंटेंट में तो वो जेन्युइन आ रहे हैं। उससे ऊपर गूगल मान लेगा ये स्टफिंग कर रहा है, ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। और बेवकूफ जब बनाना आप शुरू करते हो, वो ग्रे हैट या ब्लैक हैट एसईओ कहलाता है। एक होता है व्हाइट हैट एसईओ, एक होता है ग्रे हैट एसईओ, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ में आपकी वेबसाइट बैन होगी 100%। बैन होने का मतलब हर सर्च इंजन से परमानेंटली बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाती है सर? कोई रीजन होता है? गलत रीजन आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो गूगल को, जबरदस्ती ट्रिक्स लगा के। गलत कंटेंट लिख रखा है या किस वजह से? कई सारी चीजें उसमें बताऊंगा मैं आगे, ब्लैक हैट जब डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। जैसे आपने कहा कि 5% कीवर्ड्स हमारे होने चाहिए। सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर हम अपने उसकी बात करें, मॉडल की लाइन की बात करें, हाँ। तो एक ही कीवर्ड को 5% उस कंटेंट में यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट कीवर्ड्स को एक ही होम पेज के अगर बात करूं तो ओके 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 ओके, ठीक है। अब ये जो निशी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, क्या उसी को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे कंटेंट के अंदर? देखो, एक हमारा मेन कीवर्ड जो है वो तो फोकस कीवर्ड हो गया हमारा। जरूरी नहीं है उसी कीवर्ड को आप बार बार रिपीट करो। उससे सिमिलर कीवर्ड्स जो बनते हैं जिनका मीनिंग सेम निकलता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद लिख दिया, वो ठीक है। कहीं ये लिख दिया, कहीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया, कहीं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख दिया। ये सब आपस में रिलेटेड है और ये सब कीवर्ड्स में ही काउंट होंगे। ये सब कीवर्ड्स में काउंट होंगे। तो ये सारे मिलाकर सारे मिला के 5 और के ऊपर नहीं होने चाहिए। हाँ। 3% होने चाहिए। हाँ, 3% होने चाहिए। और सबको यूज करो, ये नहीं कि एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करते जाओ। डेस्टिनेशन जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, हाँ, ये इन गाजियाबाद एक वर्ड ऐसा है जो हर जगह हम यूज करेंगे तो एक मतलब प्रॉब्लम अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में भी। नहीं, इसीलिए तो 3% की लिमिट डाली गई है। 3% तक अच्छा लगता है ना। अगर आपने लिखे 600 वर्ड हैं, 3% कितना हुआ? 18। तो 18 बार लिख दोगे तो वो जेन्युइन होगा 100%। आप पढ़ के देखना कभी भी। और फोकस भी तो हमारा इन गाजियाबाद पर ही है ना। हाँ। अगर उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक तरीका होता है एक ही पैराग्राफ में सारे कीवर्ड डाल दिए, ऐसे भी नहीं करना।
डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे कंटेंट में। अगर एक ही जगह डाल दोगे वो यूजर को अजीब सा लगेगा, गूगल तो उसे ओके कर देगा कि चलो यार 3% ही तो है, लेकिन पढ़ने में अजीब सा लगेगा, यूजर तो लगेगा फेक है, इसे बाहर निकलो इसे यहां से, है ना, ये तो अपनी तारीफ ही करे जा रहा है, और जो खुद अपनी तारीफ कर रहा है वो फ्रॉड ही होगा। ठीक है, सो कंटेंट को इस पर्पज से मत बनाओ कि बार बार कीवर्ड आए उसमें। कंटेंट को टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बनाओ, और टॉपिक आपका कीवर्ड है। जब आप जेन्युइनली कंटेंट लिखोगे उस कीवर्ड को ध्यान में रख के, देखना ऑटोमेटिकली जहां कीवर्ड आना चाहिए वहीं आएगा, कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। और अगर आप सोच के लिखोगे मुझे कीवर्ड डालना है, तो आप कहोगे अरे अब डाल दें, अरे अब डाल दें, वो गलत जगह डाल दोगे आप। पहले एक बार कंटेंट लिख लो, ठीक है। आप लोगों को मैं एक टॉपिक दे रहा हूं आज कंटेंट लिखने के लिए। मंडे होनी है अब हमारी क्लास, हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। कंडीशन सारी वही है, मिनिमम 600 वर्ड, मैक्सिमम 1500 वर्ड, ठीक है। और जिनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो अपना कोई कीवर्ड ले लो, उस पे टॉपिक मतलब एक आर्टिकल लिख लो, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो। जैसे कि आपका होम पेज में दिख रहा है नीचे, एक सेकंड प्लीज इसको हटाइए नोटपैड को। हाँ ये तो इस पे तो खैर कुछ है ही नहीं, ये लो। हाँ मुझे यही पूछना था कि जैसे ये आपका ये जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है नीचे आपके हेडर में है, ये सब कंटेंट का पार्ट हो गया या नहीं? ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन का पार्ट होगा, देखो ये होगा जो आपके बारे में एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ देखो, गूगल कंटेंट बॉडी को मानता है, अच्छा हेडर फुटर को नहीं मानता, ठीक है निशी। जी जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है कंटेंट उसे ही माना जाएगा। सो हेडर में आपने क्या लिखा है, फुटर में क्या लिखा है, वो एक्सक्लूडेड है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? यहां हमने जो लिखा है टॉप बार में, जो हेडर में लिखा है, जो ये फुटर विजेट में लिखा है, ये नीचे, ये सब काउंट नहीं होगा उसके अंदर, कंटेंट के अंदर। जो बॉडी में आपने लिखा है, देखो आपने तो चलो वर्डप्रेस किया तो बॉडी आपको पता है कि एलिमेंटर में जाके हम जो भी लिखेंगे बॉडी में जाएगा। लेकिन अगर HTML में बनी हुई वेबसाइट है, कोडिंग में बनी हुई वेबसाइट है, तो बॉडी एक टैग होता है, body/body, उसके अंदर जो भी कुछ आ रहा है उसे गूगल कंटेंट मानेगा, ठीक है। और आप वर्डप्रेस के थ्रू बना रहे हो, लेकिन इसकी भी HTML बन रही है। देखो आपको मैं इसका सोर्स दिखाऊं, व्यू पेज सोर्स, और देखो ये HTML हेड स्क्रिप्ट, कहीं ना कहीं बॉडी भी होगा, ढूंढ लेते हैं, Ctrl+F बॉडी, यहां से आपका बॉडी टैग शुरू होता है। इसके बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कंटेंट में आएगा। क्लास होम पेज ये सब ठीक नहीं ये तो कोडिंग है। अच्छा। जो कंटेंट वाला पार्ट है, कोडिंग वाला पार्ट नहीं, कंटेंट वाला पार्ट, हाँ। जो टेक्स्ट इमेजेस हैं वो कंटेंट माना जाएगा। मतलब जो बॉडी में आ रहा है ना बीच में। हाँ देखो इसमें टेक्स्ट कहां पे है, टेक्स्ट यहां कहीं लिखा होगा ना टेक्स्ट, इसमें स्क्रीन रीडर टेक्स्ट नहीं, अभी आएगा टेक्स्ट। सर्च कर ये टेक्स्ट तो लिखा था ऊपर जाने वाला। एक काम करते हैं ना, देखो
यहाँ पे लिखो H1। अब इसमें जो लिखा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर इंडिया, यहां तक ये पूरा कंटेंट है, इतना कंटेंट है। और इससे पहले और बाद में जो लिखा हुआ है इस लाइन में वो कंटेंट नहीं है, वो कोडिंग है। ये वहां पर क्या लिखा हुआ था? कहाँ पे? आपकी बॉडी में, आपके पेज पे जहाँ का ये दिखा रहा हाँ, यही लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है। देखो उसमें दिखाना सर, ये साइड पे आपके कहाँ लिखा है उसमें? सर वो प्लगइन कौन सा बताया ये था जो आपने? ऊपर लिखा हुआ है, वो बताऊंगा ऋषि दोबारा, वैसे रैंक मैथ बताया था। ये जो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ये। इंस्टीट्यूट, बस ये है आपका कंटेंट है? नहीं, उस लाइन में ये कंटेंट है, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? कंटेंट तो सारा ही है, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा सारा। हाँ, ये तो बॉडी में जितना हाँ, ये सब बॉडी में मिलेगा आपको, है ना? स्लैश बॉडी से पहले ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो गूगल की नजर में बॉडी स्लैश बॉडी के बीच में जितना कंटेंट आपने डाला है वो ही कंटेंट है। जो वो वर्ड लिमिट है वो उसके जो बीच में कंटेंट लिखा हुआ है उसके हाँ, कंटेंट कोडिंग को छोड़ के जो भी आपने लिखा हुआ है बॉडी स्लैश बॉडी के अंदर, वो उसे ही कंटेंट मानेगा पेज का। और वो कंटेंट 600 से 1500 वर्ड होना चाहिए। जैसे आपके इस पे आ रहा है, ये तो बहुत सारा कंटेंट आ रहा है पूरी बॉडी में, मतलब वर्ड्स में अगर काउंट करूं ना तो ये तो बहुत सारा हो गया ना। हाँ, नहीं, ये मेरे ख्याल से 1000 के आसपास होगा ये वाला। नहीं, ये तो एक पैरा हो गया ना ऊपर का, मतलब हाँ, पूरा टोटल नीचे तक मिला के। 1000 के अप्रोक्सीमेट। कैरेक्टर नहीं कह रहा मैं, वर्ड्स कह रहा Words कह रहे हूँ। हो। हाँ तो 1000 ही होगा, हाँ, ये वाला 1000 होगा। तो ये ठीक है मतलब। मतलब ठीक है ये और होम पेज पे तो आप 250 भी रख सकते हो। हाँ, वो तो आपको दूसरे पेजेस पे ले जाना दूसरे है। पेजेस पे, जो सभी साइट। पेजेस की कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, होम पेज पे कम भी हो सकता है, 250 तक हो सकता है। लेकिन जो आपके मेन पेजेस हैं, कीवर्ड वाले पेजेस, पर्टिकुलर जिस पेज पे हाँ। जाना चाह रहा है वो। क्योंकि गूगल मानता है, एक कॉन्सेप्ट है थिन कंटेंट। थिन कंटेंट, ये सब रोबोट चेक करते हैं, पता है? हाँ, तो ऑटोमेटिकली कोडिंग हाँ। रोबोट ही करता है। थिन कंटेंट किसे कहते हैं? कि वेबसाइट को जबरदस्ती, गूगल के गाइडलाइंस है फ्रेश रखना है तो कुछ भी डाल दिया, थोड़ा सा कंटेंट। हाँ, वो वाला। एनी कंटेंट विच इज लेस देन 600 and which has no value is a thin content। मतलब आप जबरदस्ती कुछ भी लिख रहे हो, कहीं से कॉपी करके डाल दिया, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कॉपीइंग कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट एंड प्लेस पुटिंग ऑन योर वेबसाइट इज कमिटिंग सुसाइड। आइडिया ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, वर्ड्स और उसको ऐसे नहीं डाल सकते, ठीक है? सो सुसाइड को बिल्कुल मत करना इसमें, ठीक है? तो हम डिस्कस करेंगे मंडे को बाकी कि और क्या थिन कंटेंट कभी नहीं यूज करना, ठीक है? कंटेंट मुझे चीज पूछनी थी हाँ, पूछो। सर। मैं कल कीवर्ड सर्च कर रहा था, जैसे आपने बताया था गूगल पे जाके, हाँ, तो उसमें ये दिखा रहा है कि पहले न्यू कैंपेन बनाओ, न्यू कैंपेन क्रिएट करो और बिजनेस नेम यूआरएल सब चीज देके तब कह रहा है सर्च करने को। अच्छा, ऐसे ही होता है क्या? चलो फिर वो बताएंगे जब तुम्हारा गूगल स्टार्ट होगा, ठीक है? अभी तुम जो मेजर कीवर्ड्स आपको लगते हैं उन पे आप काम करो। जी सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करी है कि इसको कर दीजिए। गूगल एड्स पे चले गए। हाँ, वो करूंगा मैम अभी, ठीक है? मुझे याद नहीं है कौन सा, मैंने आपको कौन सा दिल्ली का दिया था, मैडम नोएडा का दिया था।
चलो मैं देख, शायद दिल्ली का दिल्ली का दिया था शायद, मैं करता हूँ उसको, ठीक है, आज कर दूंगा। ठीक। सर जो मेरा एलिमेंटर का इशू आ रहा है वहाँ पे मॉर्निंग मैंने ये पढ़ी है, तो इन केस में उसको कर देता हूँ। मुझे दिखाओ अभी, ठीक है, मंडे को मिलते हैं। Okay.